गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इफ़ यू हैव बीन लाइकिंग अवर वीडियोस फॉर अ वाइल, सो काइंडली प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट you get updated whenever we upload the new videos. So the audio video is working fine over here. So let's start the session now. So it says types of letter of credit. तो लेटर ऑफ क्रेडिट की टाइप्स क्या रहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट पार्टीज हैं उनको लिख देते हैं। तो कौन कौन सी पार्टीज रहती हैं यहाँ पर? एक रहता है यहाँ पर इंपोर्टर जो कि एप्लीकेंट है, इंपोर्टर जो कि एप्लीकेंट है, ओके। अदर वन इज एक्सपोर्टर, अदर वन इज एक्सपोर्टर जो यहां पर बेनिफिशियरी हम कहते हैं, जिसको दिस इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। देन इंपोर्टर का बैंक जो रहता है डेट इज अ इशूइंग बैंक या फिर ओपनिंग बैंक जिसे हम कहते हैं, इशूइंग बैंक। एंड जिस बैंक के थ्रू इशूइंग बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइज करता है टू द बेनिफिशियरी, उसे हम कहते हैं एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइज करता है। देन इट इज नेगोशिएबल बैंक, नेगोशिएशन बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक। तो एक सिंपल सी चीज को समझ के चलिए कि जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है इनके बीच में कोई अंडरलाइंग एग्रीमेंट रहता है, यानी कि सबसे पहले इनके बीच में अंडरलाइंग क्या रहता है? एग्रीमेंट रहता है। उस अंडरलाइंग एग्रीमेंट के बेस के ऊपर ही जो इशूइंग बैंक है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ एप्लीकेंट लिखवा देगा, तो दोनों के बीच में जो तय हुआ है, जो सहमति हुई है, उसके हिसाब से जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से लिखी जाएंगी। फर्दर नेगोशिएटिंग जो बैंक है वो पैसे तभी देगा जब इन टर्म्स एंड कंडीशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है, क्योंकि उसने भी आगे रीइंबर्समेंट लेनी है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को यहां पर फॉलो किया जाता है। तो एक तो यहां पर रहती है पहले इनवॉइस, यानी कि जितने जो भी चीजें रहेंगी वो चीज़ों का जो लिखित ब्यौरा है वो किस में रहेगा? इनवॉइस में रहेगा। सो इनवॉइस में क्या चीज़ें कवर होंगी कि आपकी सेल ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, लाइकवाइज कि जो भी क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, किस तरह का स्पेसिफिकेशन रहेगा चीज़ों का, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन की जाएंगी, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट में फर्दर। एंड जब यहाँ पर नेगोशिएशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या किया जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाएगा ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन ड्रॉ करेगा? नेगोशिएटिंग बैंक ड्रॉ करेगा ना। नेगोशिएटिंग बैंक ड्रॉ करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सॉरी, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है बाय द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर ड्रॉ करेगा क्योंकि इसी ने पेमेंट लेना है, जिस पर्सन ने पेमेंट लेना होता है वही बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ये ड्रॉ करेगा, एक्सेप्ट करेगा नेगोशिएटिंग बैंक। अगर यहाँ पर साइट एलसी नहीं है तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलसीज करेंगे तो आपको कवर रहेगा, ठीक है। अभी तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पर कवर है। फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ, एक तो इनवॉइस हो गया, एक अगर बिल ऑफ एक्सचेंज वहाँ पर है, अगर साइट एलसी नहीं तो बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा, ठीक है। अदर वन इसकी जो भी आपके ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि जो टाइटल ऑफ गुड्स के एयरवे बिल है या फिर रेलवे रिसीट है, तो जिसके थ्रू भी, जिस मीडिया के थ्रू भी आपने जो गुड्स हैं उनको भेजा है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रहेंगे। फर्दर अगर इंश्योरेंस, यहाँ पर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट करवानी ज़रूरी है, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस है वो रहेगी, इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी जो कि साइन होनी चाहिए बाय द एजेंट या फिर जो कंपनी का जो मेन पर्सनस हैं, की पर्सन हैं, उनके द्वारा साइन होनी चाहिए, ठीक है। जो कौन से रिस्क कवर हो रहे हैं उसके बारे में वो बताया जाएगा, ठीक है। वो चीज़ हो सकती है। प्लस अगर कोई और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है, या फिर सर्टिफिकेट चाहिए अगर किसी पर्टिकुलर, अगर आप चीज़ को मंगवा रहे हैं वहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए या हजार्डस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो 100 तरह की फॉर्मेलिटीज रहती हैं, तो अदर डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ें शामिल रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो मतलब की चीज़ है अभी हम जो कवर करने जा रहे हैं, डेट इज अ टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो दो तरह की एलसीज रहती हैं। एक रहता है यहाँ पर
एलसीज की टाइप नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब जनरल जेनरिक वाइज कह रहा हूँ कि दो तरह की एलसीज रहती हैं। एक है आपके पास कि जो है डीएएलसी, एंड एक है आपके पास डीपीएलसी। जो डीएएलसी रहती है ना, ये यूसेन्स रहती है। जो डीए रहती है, ये रहती है यूसेन्स टाइप एलसी। दिस इज नोन एज यूसेन्स एलसी। तो यूसेन्स एलसी के केस में क्या रहता है, पेमेंट एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट पर दी जाती है, ठीक है, यानी कि एक डेट रहेगी, पर्टिकुलर फिक्स डेट रहेगी जिसके ऊपर पेमेंट की जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना कि डीपीएलसी क्या रहती है, डीपीएलसी रहती है साइट एलसी, यानी कि जैसे ही जो डॉक्यूमेंट थे, डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू गुड्स, वो डॉक्यूमेंट जो थे जैसे ही एक्सपोर्टर के द्वारा यहाँ पर पेश किए गए नेगोशिएटिंग बैंक को तो पैसे दे देगा, तो वो कौन सी रहेगी, साइट एलसी रहेगी। लेकिन इन केस जहां पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो यहाँ पर एक्सपोर्टर के द्वारा ड्रॉ किया जाता है, अगर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है यहाँ पर एक्सपोर्टर ड्रॉ कर देता है कि मुझे इतने टाइम बाद पेमेंट मिलेगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ऑलरेडी एलसी के हिसाब से, उसी के हिसाब से जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। तो नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो उसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। प्लस फर्दर नेगोशिएटिंग बैंक उसे एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद ये एक्सेप्टिंग बैंक हो जाएगा, नेगोशिएटिंग बैंक क्या हो जाएगा, एक्सेप्टिंग बैंक हो जाएगा, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सपोर्टर के पास क्या है, रहेगा। ओके, तो पर्टिकुलर तारीख के बाद, लाइकवाइज आज हम अगर कह रहे हैं आज है 29 ऑफ जून 2020 है, ठीक है। तो अगर जो सेल ट्रांजैक्शन किए, जो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन किए, उसका 3 महीने का टाइम है, तो 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज था, अगर 3 महीने बाद ये बिल जो है ये पेश किया जाएगा नेगोशिएटिंग बैंक के ऊपर ही, तो नेगोशिएटिंग बैंक को क्या करना पड़ेगा, इसे पेमेंट करना पड़ेगा 3 महीने के बाद, ठीक है। एंड फर्दर वो रिइंबर्समेंट लेगा। साइट एलसी के केस में क्या है, साथ ही साथ नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो पेमेंट कर देगा। दोनों में यही डिफरेंस है सिर्फ यहाँ पर, डीएएलसी डीपीएलसी, डीएएलसी यूसीएन से रिलेटेड है, डीपीएलसी जो है वो साइट एलसी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज को अपने यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। उसके बाद जो टाइप ऑफ एलसी हम कवर करने जा रहे हैं वो है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस को हम ऑल्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसके बेस पर, ठीक है। तो एक रहता है इसमें रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवोक का मतलब क्या होता है, जहां पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो जहां पर जो बेनिफिशियरी है की डिटेल्स के बिना, बेनिफिशियरी के कंसेंट के बिना, यानी कि आपने बेनिफिशियरी को पूछना भी नहीं है, एंड जो इशूइंग बैंक है वो यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उससे चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर एप्लीकेंट कहता है तो उसके कहने पर या किसी और चीज़ की वजह से जो ओपनिंग बैंक है वो यहाँ पर इस तरह की लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में जो चेंजेस है वो इशू कर सकता है। इस तरह की जो लेटर ऑफ क्रेडिट हैं ये एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि एक्सपोर्टर की तो नॉलेज में रहता ही नहीं है कि इसने कोई चेंजेस यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो एलसी है, रिवोकेबल एलसी है, वो एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहती है, ठीक है। तो जहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को कैंसिल किया जा सकता है या फिर अमेंड किया जा सकता है विदाउट दी कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी, ठीक है, विदाउट दी कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी एंड कंफर्मिंग बैंक। देखिए कंफर्मिंग बैंक अगर यहाँ पर शामिल रहता है, कंफर्मिंग बैंक क्या होता है, जो इशूइंग बैंक के कहने पर एक एड ऑन गारंटी ऐड करता है। लाइकवाइज एक्सपोर्टर कहता है कि मुझे इस बैंक के ऊपर, ठीक है, मेरे को ट्रस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, या कोई चीज़, कोई इशू हो सकते हैं, तो उसके केस में इशू बैंक के कहने पर कंफर्मिंग बैंक जो है वो कंफर्म करता है। किस तरह से, इसी लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या करता है, वो कंफर्म करता है, तो एड ऑन एक तरह से हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, कंफर्मिंग बैंक रहता है, तो ये एक फीस चार्ज करता है इस पर्पज के लिए, किससे, इशूइंग बैंक से। ओके, तो ये चीज़ रहती है यहाँ पर। तो रिवोकेबल एलसी के केस में हम जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, उसे अमेंड भी कर सकते हैं विदाउट दी कंसेंट ऑफ जो कंफर्मिंग बैंक है एंड बेनिफिशियरी। तो इन दोनों के कंसेंट के बिना ही उसे छेड़छाड़ की जा सकती है, उसे कैंसिल किया जा सकता है। तो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, दिस इज अ रिस्कियर लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सेकंड जो है डेट इज इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि इससे ऑपोजिट, जहां पर जो बेनिफिशियरी है, जो कंफर्मिंग बैंक है, जो एप्लीकेंट बैंक है, उनकी वो बिना किसी सहमति के जो इसे चेंज नहीं कर सकते, इस टाइप के लेटर ऑफ क्रेडिट को चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड अगर इन पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ भी मेंशन नहीं है ना, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ भी मेंशन नहीं है कि लेटर ऑफ क्रेडिट रिवोकेबल है या इरिवोकेबल है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होगी, इरिवोकेबल ही होगी,
अगर कुछ भी वहां पर मेंशन नहीं है तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या रहेगी, इररिवोकेबल ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या रहता है कि ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये सेफर साइड पर है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट सेफर साइड पर है, एंड मोस्टली यही लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ओपन की जाती है। ओके, नेक्स्ट इट इज विद रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स एलसी, विद रिकोर्स एलसी और विदाउट रिकोर्स एलसी। तो यहां पर सिंपली जो विद रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स है, तो वहां पर हम बात कर रहे हैं डीएएलसी के बारे में। डीएएलसी के बीच में ही एक फर्दर कंडीशन है जो ये तय करती है कि विद रिकोर्स एलसी रहेगी या फिर विदाउट रिकोर्स एलसी रहेगी। तो जहां पर जो बेनिफिशियरी है, अगर बिल ऑफ जो एक्सचेंज था, बिल ऑफ एक्सचेंज था यहाँ पर डिसऑनर होता है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज किसी कारण से यहाँ पर डिसऑनर होता है, तो बेनिफिशियरी अगर अपने आप को ही लायबल मानता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद रिकोर्स एलसी कहते हैं। तो डीएएलसी के केस में बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर ड्रॉ होगा ना, तो ठीक है, तो जहां पर जो बेनिफिशियरी है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के डिसऑनर होने पर अपने आप को ही जिम्मेदार मानता है, वो कौन सी एलसी है, डेट इज विद रिकोर्स लेटर ऑफ क्रेडिट। एंड इसके ऑपोजिट केस में जहां पर वो अपने आप को लायबल नहीं मांगता, एंड जहां पर वो अपने आप को लायबल नहीं मानता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विदाउट रिकोर्स लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, विदाउट रिकोर्स लेटर ऑफ क्रेडिट। अब पंगा क्या पड़ सकता है, लाइकवाइज इसने तो बिल को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज को यहाँ पर एक्सपोर्टर ने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर नेगोशिएटिंग बैंक ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। अब एक्सेप्ट करने के बाद फर्दर इसने भेज दिया किसको, एडवाइजिंग बैंक को, या कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैंक था यहाँ पे इशूइंग बैंक का, उसको भेज दिया। अब इसको भेजने के बाद ये जो पेपर थे ये किसके पास आ गए, एलसी के जो टाइटल ऑफ गुड्स के जो डॉक्यूमेंट थे वो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट थे इशूइंग बैंक के पास आ गए। अब जब इशूइंग बैंक ने यहाँ पर स्क्रूटनी की, तो ये समझ में आया कि कुछ एक जो चीज़ें हैं उनको ऑल्टर किया गया है, यानी कि जो एज पर कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हैं ही नहीं, जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हैं ही नहीं। तो उसके केस में इशूइंग बैंक ने कहा कि भाई ये आपकी गलती है, नेगोशिएटिंग बैंक को बोला कि आपकी गलती है कि आपने उसके साथ क्यों किया है, यानी कि एक्सेप्ट क्यों किया है बिल ऑफ एक्सचेंज को बिना परखे हुए लेटर ऑफ क्रेडिट को। तो उसके केस में अगर तो विद रिकॉर्स है, तो यहाँ पर बेनिफिशियरी को लायबल ठहराया जा सकता है। उस केस में वहां पर जो बेनिफिशियरी है उसे लायबल ठहराया जा सकता है, ठीक है, तो वहां पर उसे लायबल ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर विद रिकोर्स है, विदाउट रिकोर्स है, तो उसके केस में उसे लायबल नहीं ठहराया जा सकता, बेनिफिशियरी को लायबल नहीं ठहराया जा सकता जो भी बिल्स ड्रॉ किए गए हैं उनके लिए। तो वहां पर एक आप कह लीजिए कि एक प्रॉमिस बन जाता है, पर्टिकुलर प्रॉमिस तो नहीं कह सकते हैं, बेसिकली एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो किया है उसे पे करना ही पड़ेगा। यानी कि विद रिकोर्स के केस में आपके पास फिर भी कहीं ना कहीं विंडो रहता है कि आप उसे लायबल ठहरा सकते हैं, लेकिन विदाउट रिकोर्स के केस में आपके पास कोई भी विंडो यहां पर नहीं रहता है। ओके, देन इट इज रिस्ट्रिक्टेड एलसी। रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट, तो रिस्ट्रिक्टेड क्या है, जहां पर रिस्ट्रिक्शन है, जहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सेप्ट करने के रिगार्डिंग, उसे नेगोशिएट करने के रिगार्डिंग, उसे कंफर्म करने के, उसे पे करने के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन है कि नेगोशिएट यही बैंक करेगा, पे कोई और बैंक करेगा, वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इसके अलावा कोई और बैंक नहीं कर सकता, इसके अलावा कोई और बैंक नहीं कर सकता। तो जहां पर रिस्ट्रिक्शन रहती है उसे हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एलसी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एलसी कहते हैं। फर्दर द टाइप इज कंफर्म्ड एलसी, कंफर्म्ड एलसी। तो जहां पर रोल जो है कंफर्मिंग बैंक का वो सामने आता है उसे हम क्या कहते हैं, कंफर्म्ड एलसी कहते हैं। लाइकवाइज अगर जो दूसरा बैंक है, एक और बैंक है, वो इशूइंग बैंक की रिक्वेस्ट के ऊपर कंफर्मेशन ऐड करता है कि पेमेंट जो है वो भाई की जाएगी, तो उसके केस में जो एलसी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, कंफर्म्ड एलसी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंफर्म्ड एलसी कहते हैं। एंड कंफर्मिंग बैंक जो है ना,
यहाँ पर जो कंफर्मिंग बैंक है इसकी लाइबिलिटी कैसी रहती है, इसकी लाइबिलिटी क्या रहती है, क्योंकि इसने एक एड ऑन किया है यहाँ पर, ठीक है। तो कंफर्म करने वाला बैंक है ये, वहां पर उसकी कॉरेस्पॉन्डेंट एक्सपोर्टर की कंट्री में बैंक रहेगा जो, ठीक है। तो कंफर्मिंग बैंक जो है ये बेसिकली इशूइंग बैंक की लाइबिलिटी पर ही खड़ा है, यानी कि इन दोनों की लाइबिलिटी एट पार रहेगी, इन दोनों की लाइबिलिटी क्या है, एट पार रहेगी, ठीक है। तो अगर कंफर्मिंग बैंक एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके केस में जो कंफर्मिंग बैंक है, उसके केस में जो कंफर्मिंग बैंक है वो डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करेगा जब भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सपोर्टर के द्वारा भेजे जाते हैं, ओके। देन इसके बाद है बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट, तो बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में क्या रहता है कि मान लीजिए बहुत केसेस में ऐसा रहता है कि जो एक्सपोर्टर है वो खुद इटसेल्फ मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है। उसने भी आगे से सामान को परचेज करके फिर आगे उसने एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए, हो सकता है कि जो एक्सपोर्टर है वो अल्टीमेटर एक्सपोर्टर नहीं है, उसने फर्दर आगे से सामान परचेज करना है, या हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरर हो भी, उसने रॉ मटेरियल परचेज करना, तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। या तो ये इंटरमीडिएट होगा या फिर क्या होगा, ये इसने रॉ मटेरियल आगे से परचेज करना है, तो दोनों में से कोई भी केस हो तो वहां पर ये हो सकता है कि इसने फर्दर आगे से सामान मंगवाना हो। तो यहां पर एक्सपोर्टर क्या करता है, जो एलसी आई है यहां पर, इसके पास जो एलसी एडवाइस होकर आई है, LC1, लेट इस से LC1, जो LC आई है यहां पर, इसके बेस पर ही जो इसका अपना बैंक है, लोकल बैंक है, लेट अस से इट PQR बैंक, PQR बैंक जो इसका बैंक है उसको लेटर ऑफ क्रेडिट यहां पर LC1 देता है एंड LC2 को ओपन करवा लेता है इन फेवर ऑफ बेनिफिशियरी 2, B2 के नेम में जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो ओपन करवा लेता है। यानी कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट के बदले में दूसरी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है यहां पर वो ओपन हो रही है, जो LC2 है वो यहां पर LC1 के अंडरलाइंग ओपन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट रहता है इसे हम क्या कहते हैं, बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। इस तरह की लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों ओपन की जाती है, पहली चीज है कि जो एक्सपोर्टर अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, सेकंड कि वो नहीं चाहता कि इंपोर्टर की नॉलेज में आए कि सामान मैं कहां से मंगवा रहा हूं, ठीक है। यानी कि अल्टीमेट वेंडर का, मैन्युफैक्चरर का इंपोर्टर को पता ना लगे, तो इसलिए जो बैक टू बैक LC है वो यहां पर ओपन करवा देती थी। तो बेसिकली जो बैक टू बैक LC है, जो बैक टू बैक LC है वो फर्स्ट LC के रिलेटेड नहीं है। बैक टू बैक LC कौन सी हुई, यहां पर जो LC2 ओपन हुई वो बैक टू बैक LC कहलाएगी, ठीक है। इस चीज को समझिए। एंड दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, एक चीज तो ये है कि वो नहीं चाहता कि जो इंपोर्ट्स हैं वो कहाँ से हो रहे हैं वो इंपोर्टर को शो हो, ठीक है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर इंपोर्टर की नॉलेज में तो नहीं रहेगा ना कि अल्टीमेट वेंडर कौन है, इसलिए जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो ओपन की जाती है। लेकिन ये क्या है, एक टीडीएस टास्क है, ये क्या है, एक टीडीएस टास्क है। तो नहीं तो अगर इंपोर्टर को पता होता, इंपोर्टर इसकी कमीशन सेट कर देता, अगर इंपोर्टर की नॉलेज में रहता कि सामान फर्दर कहीं से आगे से आना है जहां से एक्सपोर्टर लाके देगा, ठीक है। या फिर मैन्युफैक्चरिंग के केस में ज्यादातर हो सकता है कि जहां पर मैन्युफैक्चरर कौन है, एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर है, लेकिन इसको रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, तो शुरू में ही एक अरेंजमेंट आपस में सेट कर सकते हैं जहां पर जो इंपोर्टर है वो LC ही ऐसी इशू करेगा जिसे फर्दर आगे ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। एक तो होगी बैक टू बैक LC, जिसे एक LC के बदले में दूसरी LC जो है वो ओपन की जाएगी, ठीक है। यानी कि जो बेनिफिशियरी था वो खुद अब क्या बन जाएगा, एप्लीकेंट बन जाएगा, एंड एप्लीकेंट जो है वो पिछली LC के बेस पर, LC1 के बेस पर LC2 को यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर ओपन कर रहा है, ठीक है। PQR बैंक के थ्रू ओपन कर रहा है। एंड जहां पर पहले से अरेंजमेंट हो कि इंपोर्टर जो है वो एक्सपोर्टर के साथ एक पहले ही एग्रीमेंट में है, जहां पर उन्होंने एक एक्सी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू की जिसे फर्दर ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि वहां पर इस बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर इस बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट को पहले ही क्या किया जाएगा, पहले ही फर्दर आगे ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि सेम LC जो है, कितना डॉक्यूमेंटेशन बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, तो सेम LC को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है फर्दर ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पर पार्टली अमाउंट या फिर फुल अमाउंट, अपनी कमीशन काटते हुए अमाउंट, जितना भी अमाउंट करना है वो अमाउंट जो है वो एक्सपोर्टर आगे आगे ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। इस तरह की जो लेटर ऑफ क्रेडिट रहते हैं जिसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं आगे फर्दर लेटर ऑफ क्रेडिट को, डेट इज कॉल्ड ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, डेट इज कॉल्ड
ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, उसे हम ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। फाइन। अब ये ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट जो होती है ये सिंगल टाइम प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप बार बार इस लेटर ऑफ क्रेडिट को फर्दर आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है एक बार ट्रांसफर कर दी तो ये नहीं है कि फर्दर ये आगे ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि B2 के अल्टीमेट क्या रहेगा, B2 तक ही रहेगी, यानी कि उसके आगे भी ये जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह की जो लेटर ऑफ क्रेडिट रहती है दैट इज ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट जो लेटर ऑफ क्रेडिट है काफी बार ये एग्जाम में आ चुका है, दैट इज रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट। तो दो तरह की ये क्लोजेज रहती हैं, एक है रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट एंड सेकंड वन इज अ ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट। तो पहले रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में देख लेते हैं कि रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये होता क्या है। ठीक है, तो रेड क्लोज क्यों नाम पड़ा, पहली चीज तो ये है कि एक चेतावनी है, चेतावनी के लिए यूज करते हैं रेड हम इंक जो यूज करते हैं। तो रेड भी यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन है, रेड भी क्या है, एक क्वेश्चन है। किसके लिए क्वेश्चन है, जो लैंडिंग बैंक है। लैंडिंग बैंक कौन सा रहेगा मैं आपको अभी अरेंजमेंट समझा दूँ। तो पहले मुझे यहाँ से कुछ एक चीजें हैं जिन्हें रब करना है ताकि आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रख पाए। ओके, लेट मी डू दैट। तो इस तरह की जो रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट है इसके केस में क्या रहता है कि आप एक प्री शिपमेंट एडवांस देते हैं, आप एक प्री शिपमेंट एडवांस दे रहे हैं किनको, फर्दर जो एक्सपोर्टर है उसे एक प्री शिपमेंट एडवांस दिया जाता है। तो प्री शिपमेंट एडवांस जो है ये अनसिक्योर्ड एडवांस रहता है। किसकी तरफ से रहता है ये, मान लीजिए कि आप एडवाइजिंग बैंक को आपने कह दिया कि आप एक्सपोर्टर को जो 3 लाख रुपए हैं वो आप एडवांस के बतौर दे दीजिए, ₹3 लाख, ₹3 लाख आप एडवांस के बतौर दे दीजिए। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इनके रिलेशन के बेस पर जो एडवाइजिंग बैंक है या फिर जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या करेगा, 3 लाख रुपए एक्सपोर्टर को दे देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन किसके लिए है, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के लिए। तो लैंडिंग यहाँ पर किसने की है, लैंडिंग लेवल 1 क्या है, जहां पर प्री शिपमेंट एडवांस को डिसबर्स किया गया है फर्दर किसको, एक्सपोर्टर को। तो प्री शिपमेंट एडवांस है ये, प्री शिपमेंट एडवांस। ठीक है, चाहे बाद में इसे एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन एक बार ये क्या है, अनसिक्योर्ड पार्ट है, ये अनसिक्योर्ड पार्ट है। चाहे ये गारंटी फर्दर जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है ये पहले से लेटर ऑफ क्रेडिट के जो कंडीशंस है उनमें लिखवा सकता है इशूइंग बैंक की तरफ से कि अगर वो पैसे वापस नहीं किए जाते हैं तो इशूइंग बैंक जो है वो पे करेगा। दैट इज वाई ये जो क्लोज रहती है इसे रेड इंक में लिखा जाता है, इसे रेड इंक में लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इंपोर्टर जो एक्सपोर्टर है उसके लिए तो बेनिफिशियल है, उसको क्या मिल जाएगा, प्री शिपमेंट एडवांस मिल जाएगा, प्री शिपमेंट एडवांस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरह का जो एडवांस रहता है, जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट की बाकी सभी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुई एंड यहाँ पर इसको पैसे मिलेंगे तो उसमें से ये एडजस्ट कर ली जाते हैं। यानी कि 3 लाख रुपए दिए तो पहले मान लीजिए टोटल जो एलसी ओपन हुई थी वो 27 लाख की ओपन हुई थी, 27 लाख की ओपन हुई थी। तो ये नहीं कि 24 लाख पे किया जाएगा, 27 का ही चलेगा, 3 लाख को एडजस्ट किया जाएगा, 3 लाख को एडजस्ट किया जाएगा फिर पेमेंट की जाएगी। अल्टीमेट जो पेमेंट है वो तो 24 लाख की ही होगी, लेकिन इस चीज को समझिए कि एडजस्टमेंट होगी उस अमाउंट की, उस एडवांस को बाद में एडजस्ट किया जाएगा। ओके, तो इस तरह की जो लेटर ऑफ क्रेडिट रहती है उसे हम क्या कहते हैं, रेड क्लोज एलसी कहते हैं, उसे हम रेड क्लोज एलसी कहते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये एक एक्सटेंशन है रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट की ही। तो ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट में आप वेयर हाउसिंग के लिए, यानी कि आप चीजों को संभालने के लिए, स्टोरेज ऑफ गुड्स के लिए एडवांस देते हैं। ये ग्रीन इंक में रहती है, डेट इज वाई इट इज ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट। तो स्टोरेज ऑफ गुड्स के लिए कहते हैं। एंड इस तरह की लेटर ऑफ क्रेडिट में बाद में जो एक्सपोर्टर है उसे वेयर हाउस रिसिप्ट जो है या स्टोरेज की जो रिसिप्ट है वो भी साथ में डॉक्यूमेंट्स के भेजनी पड़ती है, यानी कि टाइटल ऑफ गुड्स के साथ वो भी जो रिसीट है वो भी भेजनी पड़ती है जिसके बेस पर जो एडवांस है वो दिया गया है। ठीक है, तो जो एडवांस मिलता है यहाँ पर वो मिलता है किसके लिए, स्टोरेज ऑफ गुड्स के लिए मिलता है, जो वेयर हाउस में करनी है। ठीक है, तो उसके लिए एडवांस मिलता है। तो फर्दर बाद में जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे ना तो वहां पर वेयर हाउस की रिसिप्ट भी लगेगी। नेक्स्ट इट इज SLOC।
डेट इज स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। तो स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है, यानी कि जब तक कोई पर्टिकुलर इवेंट नहीं होता, जब तक कोई पर्टिकुलर इवेंट नहीं होगा, ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो उसका कोई ओपनिंग का मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से ये जो गारंटी रहती है ना, परफॉर्मेंस गारंटी रहती है, उसके इक्विवेलेंट है। परफॉर्मेंस गारंटी के बॉन्ड के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई इवेंट होगा तो उसी के केस में इसको मतलब इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये किसके सिमिलर है, दिस इज सिमिलर टू परफॉर्मेंस गारंटी, लेकिन इसे एलसी के फॉर्म में ही इशू किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो बेनिफिशियरी है वो इसे क्लेम की तरह सबमिट करती है, वो इसे क्लेम की तरह सबमिट करती है। जहां पर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया जाएगा, तो यहां पर मान लीजिए कोई आपस में इनका था कि इन्होंने इंपोर्टर ने कह सकते हैं, या फिर इंपोर्टर ने किसी चीज को ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना था। अगर वो ऑब्लिगेशन यहाँ पर फुलफिल नहीं किया था, इंपोर्टर नहीं कहेंगे, बेसिकली यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर ने यहाँ पर कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना था। तो बेनिफिशियरी जो है यहाँ पर, जो यहाँ पर बेनिफिशियरी है वो क्या करेगा, अगर उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया जाता तो उन्हें ड्राफ्ट करते हुए, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ड्राफ्ट करते हुए नेगोशिएटिंग बैंक को दे देगा कि उसके बेस पर जो स्टैंड बाय एलसी थी वहां पर जो कंडीशंस थी उन्हें ब्रीच किया गया, उन्हें तोड़ा गया है, उसके बिहाफ पर जो यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट है उसे इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये परफॉर्मेंस गारंटी है। तो यहां पर सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है कोई, यहां पर कौन है, यहां पर बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी की अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन थी, आपस में एग्रीमेंट हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन सेट की गई, टर्म्स एंड कंडीशंस को यहां पर फॉलो नहीं किया गया, इसके द्वारा एप्लीकेंट के द्वारा, तो एप्लीकेंट ने फॉलो नहीं किया, तो यहां पर जो एक्सपोर्टर है उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देते हुए लेटर ऑफ क्रेडिट के जो पैसे हैं वो यहां से ले सकता है, दैट इज स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, ओके। अब कई बार क्या रहता है, कई ट्रांजैक्शन इस तरह की रहती हैं जब आप एक ही वेंडर से बार बार सेम ही लगभग अमाउंट का ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सेम ही अमाउंट का लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में एक टर्म रहती है, दैट इज ईओक्यू। ईओक्यू दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है क्या है कि आप मिनिमम अमाउंट ऑफ जो लेटर ऑफ क्रेडिट है कितना ओपन करवाएंगे जिससे आपकी इकोनॉमिकल आपको पड़ेगा, ये सिस्टम पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप ईओक्यू के हिसाब से अगर मान लीजिए 2 करोड़ की एलसी जो है बार बार ओपन कर रहे हैं, 2 करोड़ की एलसी जो है यहां पर ओपन की जा रही है एंड बार बार सेम वेंडर के साथ की जा रही है, तो रेदर देन कि आपको बार बार सारी की सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करनी पड़े, तो बैंक क्या है आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है जहां पर आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, ओके। तो ये कुछ टाइप्स थी, इसके अलावा एक रहती है जैसे डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जहां पर जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को, उनको मांगा जाता है, जैसे रेलवे रिसिप्ट है या कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल्स हैं, ठीक है। तो उन सभी को हम क्या कहेंगे, डेट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है, स्टिपुलेट किया जाता है पर्टिकुलरली, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड क्लीन क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड क्लीन क्रेडिट, ओके। तो ये कुछ लेटर ऑफ क्रेडिट की टाइप्स थी जो क्वेश्चन में क्वेश्चन यहाँ ही से पूछा जाएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं पूछा जाएगा। तो जल्दी से इसके बेस पर क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि उस दिन भी हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो जल्दी से क्वेश्चंस को कवर अप कर लेते हैं। तो ट्राई कीजिए कि सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, सभी इसका आंसर करें। तो इट सेज, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सेज एलसी इज ओपन बाय बेनिफिशियरी। जो एलसी है क्या वो बेनिफिशियरी के द्वारा ओपन की जाती है? LC is opened by beneficiary. Second it says an obvious item is also called which liability. तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। पहले सबसे पहले फर्स्ट एंड 2 का आंसर करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर LC is opened by beneficiary, is it true or false? And second it says an obvious item is also called which liability. obvious liability को, obvious item को यानी कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम को हम और किस लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं?
ओबीएस आइटम को हम किस लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं? तो एलसी इज ओपन बाय, एलसी कौन ओपन करता है? इशूइंग बैंक ओपन करता है। एलसी कौन ओपन करता है? इशूइंग बैंक जो है वो एलसी को ओपन करता है। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट क्या है? फॉल्स है, फर्स्ट इज फॉल्स। सेकंड का क्या आंसर रहेगा? जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या रहता है? जो कंटिंजेंट रहती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी। जो क्रिस्टलाइज होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जो क्रिस्टलाइज होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, उसे हम क्या कहते हैं? कंटिंजेंट कहते हैं। सो सेकंड का जो आंसर है दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। थर्ड वन, इट सेज forfeiting is a financial service concerned with financing and collecting of domestic receivables. Third, it says forfeiting is a financial service. Forfeiting is a financial service concerned with financing and collection of domestic receivables. Is it true or false? Is it true or false? Fourth, it says appraisal of DPG is just like term loan. True or false? थर्ड जो है यहां पर फॉल्स है, थर्ड यहां पर फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? अच्छा ये बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए थर्ड के केस में? एंड फोर्थ का आंसर बताइए साथ के साथ। डीपीजी क्या है? डीपीजी इज डेफर्ड पेमेंट गारंटी। डीपीजी इज डेफर्ड पेमेंट गारंटी, जहां पर जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे की जाती हैं किसके द्वारा? गारंटिंग बैंक के द्वारा। एंड इन केस अगर डिफॉल्ट होता है तो वो कौन करता है? पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो श्योरिटी है जिसके नेम में गारंटी दी गई है उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, उसे पेमेंट करना ही पड़ेगा। जो फोरफेटर है वो इंटरनेशनल ट्रेड में काम करता है। फोरफेटर जो है इंटरनेशनल ट्रेड में काम करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर फॉल्स है। डोमेस्टिक के लिए किस हम मैथडोलॉजी को यूज करते हैं? फैक्टरिंग को इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ, इट सेज अप्रेजल ऑफ डीपीजी इज जस्ट लाइक द टर्म लोन। डीपीजी का अप्रेजल जो रहता है वो टर्म लोन की तरह ही रहता है। बिल्कुल सही है। फोर्थ वन, इज इट ट्रू और फॉल्स? अप्रेजल ऑफ डीपीजी इज जस्ट लाइक द टर्म लोन। बिल्कुल, क्योंकि ये टर्म लोन की तरह ही रहता है। तो यहां पर जो डेफर्ड पेमेंट गारंटी है इसका अप्रेजल भी क्या है? टर्म लोन की तरह ही है। सो दिस इज ट्रू। फिफ्थ वन, इट सेज इन विच एलसी चेंजेस कैन बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी। कौन सी एलसी के केसेस में जो चेंजेस है वो किए जा सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी? बेनिफिशियरी के कंसेंट के बिना चेंजेस किए जा सकते हैं। फिफ्थ का आंसर कीजिए, कौन सी एलसी के केस में जो चेंजेस हैं वो बेनिफिशियरी की कंसेंट के बिना किए जा सकते हैं? बिल्कुल सही है। जो रिवोकेबल एलसी है, नॉट इरिवोकेबल, रिवोकेबल एलसी है। रिवोकेबल एलसी जिसको रिवोक किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेनिफिशियरी, उसे हम क्या कहते हैं? रिवोकेबल एलसी कहते हैं। अच्छा जल्दी से ये बताइए कि कौन सी एलसी है जहां पर प्री शिपमेंट एडवांस दिया जाता है? जहां पर प्री शिपमेंट एडवांस दिया जाता है, कौन सी एलसी में प्री शिपमेंट एडवांस दिया जाता है? जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। कौन सी एलसी में प्री शिपमेंट एडवांस दिया जाता है? बिल्कुल सही है, रिवोकेबल एलसी विल बी द आंसर ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट वन पर आते हैं, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन यहां पर कह रहा है ट्रांसफरेबल एलसी कैन बी ट्रांसफर्ड टू सेकंड बेनिफिशियरी। ट्रांसफरेबल एलसी कैन बी ट्रांसफर्ड टू सेकंड बेनिफिशियरी। ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही है। जहां पर प्री शिपमेंट जो एडवांस दिया जाता है दैट इज रेड क्लोज एलसी।
रेड क्लोज एलसी, ग्रीन क्लोज एलसी, दोनों ही सही हैं क्योंकि दोनों में ही आप क्या कर रहे हैं, प्री शिपमेंट एडवांस दे रहे हैं। पर्पस दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन प्री शिपमेंट एडवांस दोनों में ही दिया जा रहा है। नेक्स्ट इट इज ट्रांसफरेबल एलसी के केस में क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं टू द सेकंड बेनिफिशियरी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन 6 का आंसर रहेगा ट्रू। 7th इट सेज स्टैंड बाय एलसी इज सिमिलर टू परफॉर्मेंस बॉन्ड और गारंटी, ट्रू और फॉल्स? जो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट है, इट इज सिमिलर टू परफॉर्मेंस बॉन्ड और गारंटी। तो परफॉर्मेंस के केस में सिनेरियो क्या रहता है? परफॉर्मेंस के केस में सिनेरियो क्या रहता है? लाइकवाइज अगर ए एंड बी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ तो ए ने कोई पर्टिकुलर सर्विसेज जो थी वो प्रोवाइड करनी थी, ठीक है। अगर यहाँ पर ए अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से हटा तो कहने का मतलब है कि अगर इसने मान लीजिए कि 9 महीने में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, पर्सन ए ने 9 महीने में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, लेकिन उसने लगा दिए 9 महीने से ज़्यादा, तो उसके केस में क्या हुआ कि यहाँ पर परफॉर्मेंस ब्रीच की गई ना, टर्म्स एंड कंडीशन जो थी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस उनको ब्रीच किया गया, उनको तोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जब परफॉर्मेंस को यहाँ पर ब्रीच किया गया है, परफॉर्मेंस को यहाँ पर तोड़ा गया है, तो उसके केस में जो पर्सन ए है उसने कंडीशंस को तोड़ दिया, तो भी यहाँ पर जिस बैंक ने गारंटी दी है उसको अप्रोच करेगा, तो एलसी के केस में भी तो ये चीज़ हो रही है। जो यहाँ पर स्टैंड बाय एलसी है उसका भी यही मीनिंग रहता है। स्टैंड बाय एलसी के केस में क्या रहता है कि अगर कोई कंडीशन जो की जानी थी, फुलफिल की जानी थी, ठीक है, एप्लीकेंट के द्वारा, वो अगर फुलफिल नहीं की जा रही है तो पर्सन बी जो है वो अपने पैसे ले लेगा, वो अपने पैसे ले सकता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये जो 7th है इसका आंसर क्या है? ट्रू रहेगा। 8th इट इज व्हाट इज विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग? विदाउट रिकोर्स क्या रहता है? विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग क्या रहता है? जहां पर जिस पर्सन के ट्रेड एंड बिल्स को लिक्विडाइज किया गया है, ठीक है, यानी कि पर्सन जिसने उधार दिया था एक्सपोर्ट्स के लिए, अब पर्सन एक्स ने यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के लिए क्या दिया? उधार दिया, ठीक है। तो पर्सन बी ने पैसे देने थे, लेट इट बी। तो फैक्टर जो यहाँ पर फैक्टर था वो कहता कि आप मुझे बिल्स दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले में लिक्विडिटी देता हूँ। तो इसने तो लिक्विडिटी ले ली फैक्टर से, एक्स ने तो यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर से जो इसका लॉस है वो तो चला गया। अगर तो यहाँ पर इसकी लाइबिलिटी रहेगी इन केस अगर बी आगे जाके पैसे नहीं देता, अगर बी आगे जाकर पैसे नहीं देता, ठीक है, तो फैक्टर अगर किसी तरह से पैसे नहीं ले सकता, यानी कि एक्स की अगर लाइबिलिटी नहीं रहती है, एक्सपोर्टर की कह लीजिए, लोकल लेवल पर कह सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पज में कह सकते हैं, तो यहां पर अगर इसकी लाइबिलिटी नहीं रहती तो उसे हम क्या कहते हैं? विदाउट रिकोर्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विदाउट रिकोर्स कहते हैं। अगर इसकी लाइबिलिटी रहेगी एक्स की तो उसे हम कहेंगे विद रिकोर्स, ठीक है। तो दैट इज विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग। 9th इट सेज एलसी वेयर प्री शिपमेंट क्रेडिट कैन बी मेड, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है क्वेश्चन। 10th वन इट सेज अ बैंक गारंटी इशूड बाय बैंक गारंटीइंग पेमेंट ऑफ टैक्स इज व्हाट काइंड ऑफ गारंटी? तो एक बैंक गारंटी इशू की गई है बैंक के द्वारा जो गारंटी कर रही है पेमेंट ऑफ टैक्स को। 10th का आंसर कीजिए डायरेक्टली, क्योंकि 9th हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो 10th का यहां पर आंसर करेंगे। तो एक बैंक गारंटी जो इशू की गई है बैंक के द्वारा जो गारंटी कर रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स को, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ गारंटी? परफॉर्मेंस गारंटी और फाइनेंशियल गारंटी। वो परफॉर्मेंस गारंटी है या फिर फाइनेंशियल गारंटी है? विच टाइप ऑफ गारंटी इट विल बी? दैट विल बी फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी, क्योंकि अगर इस टैक्स की ऑब्लिगेशन को पे नहीं किया जाएगा तो बैंक पे करेगा। यही चीज की रिगार्डिंग गारंटी दी जा रही है ना यहाँ पर, कि अगर ये टैक्स पे नहीं किया गया तो बैंक पे करेगा, दैट इज अ फाइनेंशियल गारंटी। ओके, so friends, this was the end of the session for today. Thank you so much and see you again in the next video tomorrow.